तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को आप सुन रहे थे। यहाँ पर एस्टोनिया के दौरे पर पहुंचे हुए हैं और अपने यात्रा के अंतिम पड़ाव पर वो पहुंच चुके हैं। इस दौरे के दौरान उन्होंने कहा है कि दोनों राष्ट्रों के बीच संबंधों को मजबूती यहाँ पर मिलेगी और व्यापार को लेकर, सुरक्षा को लेकर कई मसलों पर यहाँ पर बातचीत हुई है। आगे खबरों में बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आईएनएक्स मीडिया मामले में पी चिदम्बरम को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली फौरी राहत। 3 सदस्यीय पीठ ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के पास भेजा मामला। अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दी है अर्जी। ईडी ने पी चिदम्बरम के खिलाफ ताजा लुकआउट सर्कुलर किया जारी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार। राजभवन में आयोजित हुए शपथ ग्रहण समारोह में 23 मंत्रियों ने ली शपथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंत्रियों को दिलाई शपथ। जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य। प्राथमिक स्कूलों के बाद आज से खुले माध्यमिक स्कूल। ज्यादातर इलाकों में लैंडलाइन फोन सुविधा बहाल। जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित केंद्र शासित प्रदेश की कार्यप्रणाली तय करने के लिए समिति गठित। भारत दौरे पर जाम्बिया के राष्ट्रपति। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ की शिखर वार्ता। द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर दिया जोर। दोनों देशों के बीच 6 करार पर हस्ताक्षर। एस्टोनिया के दौरे पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। राष्ट्रपति से मुलाकात में द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर चर्चा। भारत एस्टोनिया बिजनेस फोरम को संबोधित करने के अलावा भारतीय समुदाय से भी मुलाकात का कार्यक्रम। तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू एस्टोनिया के दौरे पर पहुंचे थे। यहां पर राष्ट्रपति से उन्होंने मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने को लेकर आगे बढ़ाने की पहल करते हुए इस दौरे को उन्होंने आगे बढ़ाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि रक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में दोनों देशों के जो संबंध हैं वो और भी ज़्यादा मजबूत होंगे। इससे पहले 3 बाल्टिक देशों की यात्रा के दूसरे चरण के तहत लातविया में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत लातविया बिजनेस फोरम को संबोधित किया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में ज्यादा ध्यान देने पर जोर दिया और कहा कि भारत आने वाले सालों में नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देगा। भारत लातविया बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का आह्वान किया। ये पहला मौका था जब भारत के शीर्ष नेतृत्व ने दोनों देशों के बिजनेस फोरम को संबोधित किया। इस मौके पर दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए एसोचैम, भारतीय उद्योग परिसंघ और लातविया के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बीच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए गए। This forum is intended to encourage our business to explore opportunities in both the markets. I would also like to congratulate Latvian Chamber of Commerce and Industry and ASOCHAM for taking up initiative to sign the Memorandum of Understanding to enhance cooperation between the two chambers. I am sure this MOU will go a long way in strengthening our bilateral trade and investments. I wish to thank all the business and industry champions who have all gathered here. I thank you all for participating in this day-long meaningful dialogue. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था बताते हुए देश में हुए आर्थिक सुधारों का जिक्र किया। India today is among the fastest growing large economies of the world with low inflation. Literally it's 1 point and odd. And highest foreign investments, controlled fiscal deficit, growing foreign exchange reserve, and reforms in business and finance sectors. We are at present $2.7 trillion economy, and by the year 2024 and 25, it is expected to be a $5 trillion economy.
वहीं लातविया के राष्ट्रपति ने आईटी, जैव तकनीक समेत कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। भारत लातविया बिजनेस फोरम की बैठक में शामिल लोगों ने उम्मीद जताई कि इससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। It's very good business opportunities. We see a lot of business potential and a lot of opportunities in the Indian market. We are technology partners, and we see that technologies which is helping screen movies, Bollywood movies and various South Indian movies here, and the mayor of Latvia has given all the support, and they are coordinating with us to build this bilateral part. भारत और लातविया एक मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध के साथ स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों को भी साझा करते हैं। हाल के दिनों में लातविया यूरोजोन के सबसे तेजी से बढ़ते सदस्यों में से एक के रूप में उभरा है। लातविया से राजकमल राव, राज्यसभा टीवी। लातविया दौरे पर गए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रीय लातविया पुस्तकालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने महात्मा गांधी के योगदान को याद किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया। Our people have deep interest in each other's culture. It is my proud privilege to unveil the bust of Mahatma Gandhi, the father of Indian nation, today at your prestigious National Library, which is also called the Castle of Light. This year, we are celebrating 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi. The message of non-violence and peaceful coexistence given by Gandhiji is eternal and universal and highly relevant for today's conflict-zone world. चंद्रयान 2 को सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में पहुंचाने के लिए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इसरो के वैज्ञानिकों की सराहना की है। उन्होंने ट्वीट किया कि ये यात्रा एक कठिन चरण था। उपराष्ट्रपति ने इस सफलता के लिए बधाई देते हुए मिशन के सफलतापूर्वक संपन्न होने की कामना की है। महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन चंद्रयान 2 सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में कल सुबह करीब 9 बजे दाखिल हो गया था। आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकती नजर आ रही है। गिरफ्तारी से बचने के लिए चिदम्बरम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां से वो फौरी राहत पाने में नाकाम रहे और उनके मामले को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के पास भेज दिया गया है। जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वो इस मामले को चीफ जस्टिस के पास भेज रहे हैं। इससे पहले कल दिल्ली हाई कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले में पी चिदम्बरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। उधर ईडी ने आईएनएक्स मीडिया मामले में आज पी चिदम्बरम के खिलाफ ताज़ा लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। वहीं सीबीआई की टीम आज फिर चिदम्बरम के घर पहुंची। कल अधिकारियों ने घर के बाहर नोटिस चिपकाकर उन्हें 2 घंटे के भीतर पेश होने का निर्देश दिया था। बावजूद इसके चिदम्बरम के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई ने 15 मई 2017 को प्राथमिकी दर्ज की थी, जबकि प्रवर्तन निदेशालय ने इससे जुड़े धन शोधन के मामले में पिछले साल मामला दर्ज किया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता की भूमिका 3,500 करोड़ रुपए के एयरसेल मैक्सिस सौदे और 305 करोड़ रुपए के आईएनएक्स मीडिया मामले की जांच के दौरान जांच एजेंसियों की नजर में आई थी। और इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह श्योराण इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे रुख करते हैं रविंद्र का। रविंद्र, आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली थी और उसके बाद अब कानूनी शिकंजा और भी ज्यादा कसता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए आज जब सुप्रीम कोर्ट में सवेरे ये मामला मेंशन किया गया था, देखिए लिस्टेड मामला नहीं था लेकिन इसको मेंशन किया गया था जस्टिस एनवी रमन्ना की पीठ के सामने, जिसमें 2 और जो जज थे, यानी कि 3 जजों की जो पीठ थी उसके सामने इसको मेंशन किया गया था, जिसमें गुजारिश की गई थी कि जो दिल्ली हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत की याचिका खारिज की है उस आदेश को कैंसिल किया जाए और उनको अग्रिम जमानत जो है वो दे दी जाए। क्योंकि कपिल सिब्बल जो कि पी चिदम्बरम के वकील हैं, उन्होंने कहा था कि उनके
मुवक्किल जो हैं जब ज़रूरत पड़ेगी तब वो हाजिर होंगे और हर तरीके से वो पिछले लंबे अरसे से करीब 1 साल से वो कोर्ट से राहत पा रहे हैं और हर बार जिस तरह की भी जांच है उसमें अपना पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो पीठ थी उसने कहा कि वो पीठ इस मामले को नहीं सुन पाएगी और चीफ जस्टिस के कोर्ट में इस मामले को भेज दिया जाए। चीफ जस्टिस के मामले इसको भेज दिया गया है। अब जो उम्मीद की जा रही थी कि 1 बजे या फिर लंच के बाद दोबारा अगर इसको मेंशनिंग किया जाएगा चीफ जस्टिस के कोर्ट में तो उम्मीद की जा रही है कि अगर वो करेंगे। लेकिन अगर अभी मेंशन नहीं किया गया तो फिर इसको रजिस्ट्री के माध्यम से रेगुलर हियरिंग जब होगी तब इस मामले को लिया जाएगा। चलिए रविंद्र, तो आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल का आज विस्तार किया गया है। राजभवन में आयोजित हुए शपथ ग्रहण समारोह में योगी सरकार के 23 मंत्रियों ने शपथ ली। इन 23 मंत्रियों में 18 नए चेहरे योगी मंत्रिमंडल में शामिल किए गए, जबकि 5 मंत्रियों को प्रमोट किया गया है। इस दौरान 6 कैबिनेट, 6 स्वतंत्र प्रभार और 11 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली। कैबिनेट मंत्री के रूप में महेंद्र सिंह भूपेंद्र सिंह चौधरी, राम नरेश अग्निहोत्री, सुरेश राणा, अनिल राजभर, कमला रानी ने शपथ ली। राजधानी लखनऊ में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जम्मू कश्मीर में तेजी से हालात सामान्य हो रहे हैं और इसी क्रम में सरकार ने प्राइमरी स्कूलों को फिर से खोलने के बाद आज से घाटी में सभी माध्यमिक स्कूलों को भी फिर से खोल दिया है। प्राइमरी स्कूलों को खोले जाने के बाद स्थानीय लोगों और बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिला था। इसके बाद माध्यमिक स्कूलों को खोलने का फैसला लिया गया है। वहीं राज्य से ज्यादातर इलाकों में लैंडलाइन सुविधा बहाल कर दी गई है। राज्य की 96,000 लैंडलाइन टेलीफोन में से 73,000 टेलीफोन ठीक तरह से काम कर रहे हैं। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बांग्लादेश इस बात पर कायम है कि भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को हटाया जाना भारत का आंतरिक मामला है। बांग्लादेश ने सिद्धांत के तौर पर हमेशा इस बात की वकालत की है कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखना और विकास सभी देशों की प्राथमिकता होनी चाहिए। भारत और नेपाल के बीच रिश्तों को मजबूत करने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर आज 2 दिन की नेपाल यात्रा पर काठमांडू पहुंचे, जहां भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक होनी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावाली आयोग की बैठक की संयुक्त अध्यक्षता करेंगे। बातचीत के मुद्दों में दोनों देशों के बीच यातायात, आर्थिक सहयोग, व्यापार, पनबिजली और जल संसाधन सहित रणनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री बनने के बाद एस जयशंकर की ये पहली नेपाल यात्रा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक विदेश मंत्री के रूप में एस जयशंकर पड़ोस के अन्य देशों में भी जा रहे हैं। लोकसभा सचिवालय ने मंगलवार से संसद भवन परिसर में फिर से उपयोग में नहीं आने वाली प्लास्टिक की बोतलों और प्लास्टिक के अन्य सामान के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। लोकसभा सचिवालय की विज्ञप्ति के अनुसार संसद भवन परिसर में कार्यरत लोकसभा सचिवालय और अन्य सहायक एजेंसियों के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इन निर्देशों का अनुपालन करने को कहा गया है। इन्हें प्लास्टिक के सामान के बजाय पर्यावरण के अनुकूल या फिर प्राकृतिक तरीके से नष्ट होने वाले थैलों और सामान का इस्तेमाल करने की भी सलाह दी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।